प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप सभी सकुशल होंगे। प्रातःकाल की वेला में जो हमने चैप्टर पढ़ाया था कांग्रेस प्रणाली, उसमें हम अध्ययन करेंगे कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कार्यकाल के दौरान ही 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि 1 साल से भी ज़्यादा समय में वो बीमार चल रहे थे। इससे नेहरू के राजनीतिक जो उत्तराधिकारी थे वो बड़े अंदेशे लगाए गए कि नेहरू के बाद कौन प्रधानमंत्री होगा। लेकिन भारत जैसे नव स्वतंत्र देश में एक माहौल था और गंभीर हवा चल रही थी कि नेहरू के बाद आखिर इस देश का क्या होगा। भारत से बाहर से बहुत से लोगों के संदेह था कि नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम नहीं रह पाएगा, और यह भी सवाल उठ रहा था कि बाकी बहुत से नव स्वतंत्र देशों की तरह भारत भी राजनीतिक अधिकार का सवाल लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं कर पाएगा। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, माहौल बदला और 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा गया। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता था उस समय क्योंकि गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल ऐसे अनसुलझे सवाल थे जिनको हल करना बड़ा ही कठिन था। संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण देश के लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती अथवा खुद देश बिखर जाता। जब नेहरू के बाद शास्त्री जी की वापसी हुई तो विषय आया कि नेहरू जी के बाद उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए। तो सभी तरह के विचारधारा वाले उसमें लोग थे, और नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशवरा किया। तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? के कामराज। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो के कामराज थे। उन्होंने सभी अपनी पार्टी के सांसदों को बुलाया, उनसे सलाह मशवरा किया और उन्होंने बात करी कि लाल बहादुर शास्त्री जी को यदि हम प्रधानमंत्री बनाएं तो कैसा रहेगा। तो शास्त्री जी जो कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता के रूप में चुन लिए गए सबकी सहमति से, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसके बाद शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक वे मंत्री रहे थे। उनको लेकर कभी किसी किस्म का विवाद ही नहीं उठा। अपने आखिरी सालों में नेहरू उन पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होते चले गए, यानी कि उन पर उनका विश्वास ज़्यादा बढ़ता चला गया। उसके पीछे लॉजिक क्या था प्रिय विद्यार्थियों? देखिए, कोई भी नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, मैंने आपको एक बोध कथा के माध्यम से एक कहानी कल ग्रुप में भेजी थी, शायद आपने वो सुनी होगी। नहीं सुनी हो तो उसे सुनना, मैं फिर दोबारा ग्रुप में भेजूँगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम ईमानदारी और लगन के साथ कोई भी काम करते हैं तो लोग हम पर सहज ही विश्वास करते हैं और हमसे लगाव या प्रेम करते हैं। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, प्रेम की परिभाषा होती है केवल और केवल विश्वास। यदि हम विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ कोई भी काम करें तो हमें सब लोग पसंद करेंगे, सब लोग हमारे समर्थन में कूद पड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ भी ऐसा हुआ कि जिस प्रकार पंडित नेहरू जी उन पर विश्वास करते थे, ठीक उसी प्रकार उनके मंत्रिमंडल में सभी लोगों ने उनको निर्विरोध प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया गया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि सभी के साथ समर्थन मिलता है जब किसी एक व्यक्ति को, तो समझो कि उसके लिए 4 चांद या एक ईश्वरीय रूप का माहौल बन जाता है। खैर, आगे चलते हैं कि जब आखिरी सालों में नेहरू उन पर ज़्यादा निर्भर हो गए ना, तो वो अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दफ़ा वे एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री का इस्तीफा भी दे चुके थे। ऐसा बताया था जब वो कांग्रेस सरकार में रेल मंत्री थे तो रेल दुर्घटना हो गई थी, और रेल दुर्घटना होने पर जब उन पर ये लगा कि रेल में इतने लोग मारे गए तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। धीरे धीरे क्या रहा कि जब 1964 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वर्गवास हो गया तो फिर 1964 में उनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया गया और वो 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री रहने के साथ साथ 1930 में उन्होंने क्या काम किया? उससे पहले 1930 में वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और उन्होंने उसमें भागीदारी करी। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी रहे
1951 से 1956 तक उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रह कर के कार्य किया। उसी दौरान क्या हुआ, जो मैंने आपको पहले बताया कि जब वो रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उससे अपना इस्तीफा दे दिया। कहते हैं होता वही है जो ईश्वर चाहता है, होने को कोई टाल नहीं सकता। तो प्यारे विद्यार्थियों, समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती हैं और जब 1957 से 1964 के बीच में जब वो मंत्री रहे तो उन्होंने उस समय एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। वो कब दिया? उसमें बताया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री जब पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई, उसके बाद जब उनको प्रधानमंत्री बनाया तो उन्होंने भी विषम परिस्थितियों का सामना किया। जैसे कि हमारे देश में उस समय मानसून नहीं आया, बारिश ना हुई, तो सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया पूरे देश को, भूखे मरने की भी नौबत आ गई थी। तो उस समय जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अमेरिका से अनाज के लिए मदद मांगी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अमेरिका ने हमारे उस समय देश के नागरिकों के लिए अनाज के लिए मना कर दिया। ये बड़ी ही विडंबना थी। उसी बीच में उन्होंने जब कहा कि मेरे देश का प्रत्येक नागरिक किसान ऐसा नहीं है कि जो भूखा रह सके, हाँ इतना ज़रूर है कि हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। एक दिन का सभी यदि उपवास करें तो जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो सबको समान रूप में प्राप्त हो सकती हैं। तो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने व्रत प्रारंभ किया, फिर सभी देशवासियों ने एक एक दिन का उपवास रख करके अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया। उसी बीच में भारत और चीन का युद्ध तय हो गया, ये भी बड़ी विडंबना थी। और साथ ही साथ क्या हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ गया। कहते हैं नहीं, कभी कभी एक आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, एक तो थी महा की मारी, दो फिर पड़ गई तो जेठ। देखिए कभी कभी साल में हर 3 साल बाद लौंद का महीना आता है, जब 13 महीने का साल होता है तो वो साल बड़ा कठिन होता है। ऐसे ही एक तो अकाल पड़ गया, देश के प्रधानमंत्री जो पंडित नेहरू थे वो भी चल बसे, उधर चीन ने भी युद्ध का बिगुल बजा दिया, उधर पाकिस्तान ने भी। तो जब इस तरह की परेशानियां आ जाती हैं तो ये व्यक्ति या देश पर एक बड़ा अकाल या बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उससे जूझना पड़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ, फिर 1965 में पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो ये समस्याएं उनके साथ चलती चली गई। उन समस्याओं के बाद भी जब अमेरिका ने अनाज नहीं दिया था तो शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए उनको दृढ़ संकल्प का मालूम चला। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े काम दिनों तक करते रहे और दुर्भाग्यपूर्ण 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनका देहांत हो गया। और ताशकंद में वो भूतपूर्व सोवियत संघ में था, जो ताशकंद एक जगह है वो उस समय सोवियत संघ में थी। फिर वह चली गई कौन सी, उज्बेकिस्तान, जो उसकी